के सेशन में पहले हम लोग सेल्स फोर्स के क्यूए पार्ट को देखते हैं। सेल्स फोर्स टेस्टिंग के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर कैसे प्रोजेक्ट कंपनीज में बनता है, क्यूए का क्या रोल होता है, डेवलपर्स का क्या रोल होता है। फिर हम टेस्टिंग को थोड़ा सा देखेंगे कि टेस्टिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है, और टेस्टिंग लाइफ साइकिल देखने के बाद हम थोड़ा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या, कितने तरीके की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनीज में होते हैं, और एज ए क्यूए आपको कौन कौन सी टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली टॉकिंग अबाउट सेल्स फोर्स। और हम्म। इसके साथ साथ हम देखेंगे बग लाइफ साइकिल क्या होता है, क्योंकि एक बग लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स फोर्स में। और बग लाइफ साइकिल के बाद हम देखेंगे अजाइल और कैनबैन। अजाइल और कैनबैन के बारे में देखेंगे कि प्रोजेक्ट में जब जब कोई भी स्प्रिंट होता है कंपनीज में 14 डेज का या 28 डेज का या 7 डेज का, एक एक साइकिल होता है डेवलपमेंट का। तो उस वक्त हर दिन का स्टेटस जानने के लिए एक एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, एक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैनवन बोर्ड बोलते हैं। उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम आएंगे सीआरएम के बारे में, व्हाट इज सीआरएम, व्हाट इज सेल्स फोर्स, व्हाट आर लाइक इन द सेल्स फोर्स। एआई में अब क्या आया है सेल्स फोर्स के साथ, क्लाउड्स क्या क्या है 2023 में, और सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। Okay, let's start with the first thing, that is what is SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो प्रोजेक्ट बनने वक्त क्या होता है कि कोई भी चीज, ये टोटली का टोटली एक बिजनेस प्रोसेस है। तो बिजनेस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि एक रिक्वायरमेंट आता है क्लाइंट का। तो रिक्वायरमेंट पार्ट में, किसी भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पार्ट में उस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं होता है। बस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स से कोई मेरे पास क्लाइंट है, और उस क्लाइंट को एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना है सेल्स फोर्स पे। तो वो एक अपना एक प्रपोजल लेकर आता है, और जिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो वहां पे वो चीजें बताता है, जैसे कि इफ आई नीड अ डॉक्टर लिस्ट, पेशेंट लिस्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल, जो भी चीजें आप सोच सकते हो, वो सारी चीजें इसमें वो एक्सपेक्ट करता है। प्लस इसके साथ साथ वो, अगर क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि आई नीड स्पेशली अ मार्केटिंग टीम फॉर दैट, कि जो मेरे हॉस्पिटल के मार्केटिंग टीम को हैंडल करे। और हम्म। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो भी सेल्स डिपार्टमेंट होगा, जो कि अकाउंट संभालेगा उनका, वो सारी चीजें एक एक रिक्वायरमेंट के अंदर आता है क्लाइंट के। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में भी इसी तरीके से सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट पार्ट होता है। रिक्वायरमेंट पार्ट में बेसिकली कोई भी कंपनी हो, अभी हम किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल कस्टमर की बात कर रहे हैं जिसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। और वो क्या करेगा कि अपनी एक रिक्वायरमेंट के साथ आएगा, और जैसे ही उसके पास एक रिक्वायरमेंट आता है, देन ही विल कॉन्टैक्ट अपनी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करेगा। तो जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनी में कांटेक्ट करेगा, जो कांटेक्ट पर्सन होता है, वो जनरली बीए होता है। तो ये जो बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स होते हैं, उनका यही काम होता है कि कस्टमर से डायरेक्टली बात करना और उनकी रिक्वायरमेंट को समझना। सो वंस अगर ये रिक्वायरमेंट है इनका क्लाइंट का, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, बेस्ड ऑन देयर, अब इस बिजनेस एनालिस्ट के पास कंपनी के सारे इंसाइट्स होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वो क्या करता है कि अपनी कंपनी के डेवलपमेंट टीम के बारे में जानता है, कि किस डेवलपमेंट टीम के साथ मुझे काम, ये सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम डेवलप करेंगे। और इसके साथ साथ कंपनी के सारी चीजें, क्या सेल्स होगा इसका, क्या इसके चार्जेस होंगे, ये सारी चीजें बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है कि ये सारी चीजें फाइनलाइज कर। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, सबसे पहले यही होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय। सबसे पहले एक कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और एक कंपनी के बीच में। तो कंपनी का मतलब है एक बिजनेस एनालिस्ट और एक क्लाइंट के बीच में। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज स्टॉप मी, और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, सबसे पहले ये होता है। अब बात करते हैं हम इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं।
और इस फेजेस में कोई भी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है तो कंपनी क्या करती है, इंटरनली किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बांटती है। तो जो पहला फेज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में यही होता है जो मैंने अभी आपको इस ग्राफ पे बताने, इस पेंट पे बताने की कोशिश किया है कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, और दूसरी तरफ कंपनी का एक एक एम्प्लॉय होता है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो उनसे उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके बेसिस पे क्लाइंट से बात करते हैं कि ओके व्हाट विल बी द डेवलपमेंट, हाउ मच डेवलपर्स दे आर गोइंग टू हायर, किस प्लेटफॉर्म पे वो बिल्ड करेंगे और क्या चार्जेस होगा उसका। ये सारी चीजें बिजनेस एनालिस्ट अपने लेवल पे कम्युनिकेट करता है क्लाइंट से। ठीक है। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो ये पहला फेज था, रिक्वायरमेंट फेज। इसमें हम कंपनी क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं। सारी चीजें एक एक चीज डॉक्यूमेंटेशन में होती है कि क्लाइंट को सबसे पहले ये चाहिए। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो तो उनको पहले एक वेबसाइट चाहिए या फिर उनको एक मोबाइल ऐप चाहिए। वेबसाइट के साथ साथ उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट को अपने इन्वॉल्व करना है, जैसे उनको अगर मार्केटिंग टीम के लिए अलग चाहिए या सेल्स टीम चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, या फिर जो इमरजेंसी होता है उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो सारी चीजें हम रिक्वायरमेंट फेज में गैदर कर लेते हैं। जब रिक्वायरमेंट वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आता है सेकंड, होता है डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज में हम क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम। नाउ वी हैव गॉट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट को, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि क्लाइंट को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिल्ड कराना है सेल्सफोर्स के हेल्थ क्लाउड पर। अब सेल्सफोर्स के हेल्थ क्लाउड पे उनको अगर बिल्ड कराना है तो हम हेल्थ क्लाउड का कौन कौन सा फीचर्स यूज करेंगे, क्या क्या फीचर्स हम इन्वॉल्व करने वाले हैं, और किस चीज को हम कहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या हम प्रोसेस बिल्डर यूज करने वाले हैं, क्या हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स यूज करने वाले हैं, क्या हम हेल्थ क्लाउड के कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में एक एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में विद डिस्कशन ऑफ द होल टीम, जो टेक्निकल आर्किटेक्ट होता है कंपनी का, उसका काम यही होता है कि वो पूरे प्रोजेक्ट को पहले डिजाइन करे और क्या बैकएंड होगा और किसको क्या क्या काम मिलने वाला है, कितने डेवलपर्स कहाँ पे असाइन होंगे, कौन क्यूए पे काम करेगा, कौन डिजाइनिंग पार्ट पे काम करेगा। ये सारी चीजें डिजाइनिंग फेज में हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट फेज में बेसिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक टिकट्स या बग स्टोरी टिकट्स उनको दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट मैनेजर का एक रोल होता है कि पूरे रिक्वायरमेंट को वो डिफरेंट डिफरेंट टिकट्स में डिवाइड करता है। टिकट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अब लेट्स से जो ये सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उनको एक अकाउंट्स चाहिए। अब अकाउंट्स पे काफी सारे सेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा उनको चाहिए इनवॉइस का पार्ट, कि इनवॉइस के लिए मुझे अलग चाहिए। तीसरा उनको कम्युनिकेशन के लिए चैटर यूज करना है, अगर सेल्सफोर्स का एक फीचर होता है वो अलग फीचर हो गया। और उसके अलावा उनको सेल्सफोर्स का ऐप भी चाहिए। ठीक है। तो अब एज ए प्रोडक्ट मैनेजर का काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करके उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज में डिवाइड करे। तो जैसे ये एक स्टोरी हुई और इस स्टोरी पे अकाउंट्स का रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगा कि दिस आई नीड अ रिक्वायरमेंट फॉर लाइक, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट उसमें लिखा होगा कि मुझे एक अकाउंट चाहिए, अकाउंट के अंदर इतने सारे कस्टमर्स होने चाहिए, उनका पर्सनल डिटेल्स, उनका प्रोफेशनल डिटेल्स, सारी चीजें, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारी चीजें इसमें अकाउंट्स वाले पार्ट में होगा। तो ये सब स्टोरी के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोरी या फिर फीचर बोलते हैं। ठीक है। और फीचर्स जो कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो भी फीचर डेवलपमेंट टीम इम्प्लीमेंट करने वाली है वो सबका सब इसके अंदर होता है। अब वापस आते हैं, अब जो डेवलपमेंट फेज के बाद, तो जब डेवलपर्स को स्टोरीज असाइन हो जाती है तो हर डेवलपर अपने अपने लेवल पे उसको डेवलप करता है। और उसके बाद वो डेवलप करने के बाद वो टेस्टिंग फेज पे जाता है। डेवलपमेंट फेज से जो नेक्स्ट फेज होता है वो टेस्टिंग फेज होता है। तो टेस्टिंग फेज में क्या होता है कि टेस्टर्स का काम होता है उन स्टोरीज पे फंक्शनल टेस्टिंग करना, रिग्रेशन टेस्टिंग करना, और उसके बाद उस पार्टिकुलर बिल्ड का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो उसको हम कुछ टाइम पे डिवाइड करते हैं। जैसे कोई अगर रिक्वायरमेंट आया क्लाइंट का तो हम बोलते हैं जैसे 14 डेज का एक स्प्रिंट हो गया या फिर बिल्ड हो गया, तो उस स्प्रिंट में 10 स्टोरीज जानी है। 10 स्टोरीज मतलब 10 फीचर हम डेवलप करके देंगे क्लाइंट को। तो अब ये
एक इसके लिए एक टर्म यूज किया जा रहा है स्प्रिंट। तो एक स्प्रिंट एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टोरीज होते हैं जिसको ही हम डेवलप करके क्लाइंट को देने वाले हैं। तो लेट्स से जनरली कंपनीज में 2 वीक्स का साइकिल होता है। तो अगर मान लीजिए टेस्टिंग टीम जब डेवलपमेंट फेज से जब कोड कंप्लीट हो जाता है तो डेवलपर्स कोड को टेस्टिंग ऑर्ग पे देते हैं, टेस्टिंग के इन्वायरमेंट पे पुश करते हैं। और फिर टेस्टर्स को क्या करना पड़ता है, उस पे फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ता है। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब कि जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो उनको फिर टिकट्स रेज करना पड़ता है, बग्स बताने पड़ते हैं कि यहाँ पे ये मिस्टेक्स रह गया है, यहाँ पे ये फीचर डेवलप सही से नहीं हुआ है। वो सारी चीजें टेस्टिंग फेज में होती है। और जब टेस्टर्स गो अहेड दे देते हैं कि यस इट इज अप टू द मार्क, फिर वो टेस्टिंग फेज से डेवलपमेंट फेज में जाता है। और लास्टली उसका मेंटेनेंस फेज होता है। डेवलपमेंट फेज का मतलब होता है कि वो फाइनली क्लाइंट को मिल जाता है, और क्लाइंट को मिलने के बाद अब क्लाइंट को लगा कि ठीक है पर मुझे कुछ और भी चाहिए, मुझे ये वाला फीचर तो सही लगा पर मुझे 2-3 फीचर्स और चाहिए। तो फिर ये मेंटेनेंस होता है, फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। लेकिन इस बार डिजाइनिंग फेज से रिपीट नहीं होगी, डेवलपमेंट फेज से रिपीट होगी, क्योंकि उसको दो भी फीचर्स ऐड ऑन कराने हैं। वो फिर डेवलप होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर डिप्लॉय होगा। तो ओके। ये होता है एक एक आपको मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कंपनीज कैसे काम करती है। ठीक है। हम्म। ओके, सो ये यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं कि रिक्वायरमेंट फेज क्या होता है। तो ये इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है कि रिक्वायरमेंट फेज में आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हो। तो इस फेज में बेसिकली क्लाइंट अपने रिक्वायरमेंट पार्ट को बता रहा है क्या क्या उसको चाहिए प्रोडक्ट में, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे वांट, एवरीथिंग इज इन द रिक्वायरमेंट फेज। फिर अब डिजाइन फेज में, अब मैं इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ आपको डिटेल में। डिजाइन फेज में ये भी होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हो, लाइक हम्म। जावा, डॉट नेट। अगर डेटाबेस यूज कर रहे हो तो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो आप, सीक्वल, माई सीक्वल। अगर आप सेल्स फोर्स पे भी कर रहे हो तो किस क्लाउड पे आप करने वाले हो डेवलप। ये सारी चीजें जो होती है डिजाइनिंग फेज में, सब हम पहले से डिफाइन करते हैं विथ फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीजें इसमें होती है। और जब डेवलपमेंट होता है तो उसको स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं, और स्मॉल यूनिट में डिवाइड करने के बाद एक टीम ऑफ डेवलपर्स होती है, डेवलपर्स की एक टीम होती है जो उस पे काम करना स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। ठीक है। ओके। और जैसा मैंने बताया आपको, जब डेवलपमेंट से मूव करता है तो टेस्टिंग फेज में आता है। टेस्टर्स को फिर उनको फंक्शनल टेस्टिंग करना पड़ता है, उस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना पड़ता है, प्लस साथ साथ उनको रिग्रेशन टेस्टिंग भी करना पड़ता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अभी तक चल रहा था, क्या वो नए फीचर्स ऐड होने से इम्पैक्ट तो नहीं कर गया। राइट। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें टेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि उनको फंक्शनल टेस्टिंग पे भी फोकस करना पड़ता है, प्लस उनको रिग्रेशन टेस्टिंग पे भी फोकस करना पड़ता है। और जब ये सारा चीज जब टेस्टर्स गो एट दे देते हैं, जब क्यूए लीड जो होता है, टेस्टिंग लीड, वो गो एट दे देता है, तो फिर हम डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट मैनेजर का रोल होता है कि उस कोड को फाइनली प्रोडक्शन पे डाला जाए, और फिर क्लाइंट उसको फिर यूज करता है। और फिर उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, वो सारी मेंटेनेंस फीचर्स चलता रहता है। ठीक है। तो ये था बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। ये था एक सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली मूव करूंगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पे, कि सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या रोल होता है, कैसे टेस्टिंग करना होता है। ये सारी चीजों में अब बताने चाह रहा हूँ। एक चीज और मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे लिखा है तो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। तो अब ये भी एक एडिशनल चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिसपे ना कंपनीज काम करती है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका अलग अलग कंपनीज का अलग अलग। तो जैसे एक होता है वाटरफॉल मॉडल। आपसे अक्सर अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो डेफिनेटली रिक्रूटर या जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो जरूर पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ मॉडल यू हैव वर्कड ऑन। आपकी आपकी कंपनी किस मॉडल पे काम करती थी, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता था। तो आप बता सकते हो कि मैं वाटरफॉल पे करता था या करती थी, या स्पाइरल पे, या प्रोटोटाइप पे। तो इसमें होता क्या है, मैं ये बता देता हूँ। वाटरफॉल में क्या होता है कि सबसे पहले एक ऐसा तरीका है जिसमें एक स्टेज पे इनपुट लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे हम आउटपुट दे रहे हैं, फिर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि एक ओके। रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट हुआ, फिर आप उसको स्टडी करते हो, स्टडी करने के बाद डिजाइन किया आपने कि क्या करने वाले हैं, फिर कोडिंग हुई, टेस्टिंग हुई, लास्टली इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस। मोर और लेस वही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ही है। पर इस मॉडल का नाम है वाटरफॉल मॉडल। इसमें वाटरफॉल। आउटपुट ऑफ द वन स्टेज इज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। यही सबसे यस। इंपॉर्टेंट लाइन।
बाकी राइट। सब तो याद नहीं रहेगा आपको इंटरव्यू में, पर अगर ये लाइन याद है कि इन वाटरफॉल मॉडल यू आर बेसिकली सेइंग दैट द आउटपुट ऑफ वन स्टेज, जैसे कि इसका आउटपुट जो भी होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, दैट विल बी द इनपुट फॉर फिजिबिलिटी स्टडी। मीन्स एवरी स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल लीनियर मॉडल। ठीक है, तो ये था हमारा वाटरफॉल मॉडल। अब बात करते हैं सेकंड मॉडल जो कंपनीज जनरली यूज करती है, उसका नाम होता है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि एक एक मीडियम लेवल होता है, जैसे कि साइकिल और आइट्रेशन के फॉर्म में होता है। जैसे कि साइक्लिक होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि हर मॉड्यूल दूसरे मॉडल पे डिपेंड करता है, इसमें भी। पर यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको स्पाइरल के वे में रखते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन हुआ, फिर डिजाइन हुआ, फिर कोडिंग हुआ, फिर टेस्टिंग हुआ। अब स्पाइरल स्पाइरल का मतलब हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट आया, आपने डिजाइन किया। ठीक है, डिजाइन करने के बाद कोडिंग की, कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग की। अब इसमें आइटरेशन के फॉर्म में ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये एक साइकिल के वे में चलता रहता है। ठीक है, और जो तीसरा है वो है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि कस्टमर पहले ही रिजेक्ट कर देता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था। उसने पहले आपको रिक्वायरमेंट दिया, और उसके बाद वो बोलता है क्लाइंट, नहीं मुझे ये वाला पार्ट अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फिर से आप चेंज करके कुछ और दो। मतलब कस्टमर के हिसाब से सब कुछ डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई भी साइकिल और कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं होता। इसमें कस्टमर बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करता है, और जैसा जैसा कस्टमर बोलता है उस हिसाब से कंपनीज क्या करती है, उसको डेवलप करती है। अब इसमें एक पॉइंट और क्या होता है मैं वो बता देता हूँ, कि फ्रॉम द टाइम व्हेन कस्टमर रिजेक्शन वाज मोर इन अर्लियर मॉडल, जैसा यहाँ लिखा कि कस्टमर ज्यादा रिजेक्शन कर रहा है बार बार आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपके आपका डेवलपर का एफर्ट भी वेस्ट हो रहा है, आपके टेस्टर्स का भी एफर्ट वेस्ट हो रहा है, और आपकी पूरी टीम का एफर्ट वेस्ट हो रहा है। तो जनरली क्लाइंट अगर बार बार रिक्वायरमेंट ही चेंज करता रहेगा तो डेवलपमेंट क्या होगा, टेस्टिंग क्या होगी। तो उस कंडीशन के लिए कस्टमर का रिजेक्शन कम आए, तो उसके लिए उन्होंने क्या करते हैं कि एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बना देते हैं अर्ली स्टेज में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी जनरली पीओसी मांगती है, कि आप एक पीओसी बना के दो कि आप क्या बनाने वाले हो। तो जनरली जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, अब जैसे मान लीजिए ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना था इस कंपनी को, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, अपने डेवलपर से बोलता है कि आप एक छोटा सा फीचर डेवलप करके दो, और वो हम क्लाइंट को दिखाते हैं। क्लाइंट एक बार अप्रूवल देता है, फिर हम इसको फिर आगे और डेवलप करेंगे। तो ये एक तरीके का प्रोटोटाइप बना के देते हैं, और उस प्रोटोटाइप के बेसिस पे हम क्लाइंट से उनको अप्रूवल लेते हैं, और फिर उस प्रोजेक्ट पे ओरिजिनली काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी ऐसा ही है कि आप एक बार अप्रूवल लेते हो और फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। ये जनरली आप जब मैम कंपनीज में सुनोगे आप कि कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो जनरली क्लाइंट पहले पीओसी मांगता है कि आप कैसे बनाओगे। तो क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं आपकी कंपनी को क्यों दूं प्रोजेक्ट, मुझे पहले आप एक बना के दो, आपकी टीम एक बना के दे मुझे एक प्रोटोटाइप, और उसके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर वी वांट टू टेक ए कॉन्ट्रैक्ट विथ यू और नॉट। ठीक है, ओके। ओके। फिर नेक्स्ट इज लाइक वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसमें ये एक वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है ना। इसमें बस ये होता है कि इट विल इम्प्लीमेंट इन टू फेजेस। पहला पार्ट क्या होगा कि आप वेरीफाई करोगे, और दूसरा पार्ट होगा कि आप उसको वैलिडेट करोगे। मतलब ये कि वेरिफिकेशन प्रोसेस डन, उसके बाद फिर आप उसको डाउनवर्ड फ्लो में ले जाके फिर वैलिडेट कर रहे हो, और फिर इसको वापस अपवर्ड, मतलब पहले वेरीफाई किया आपने, फिर उसको वैलिडेट किया, फिर वेरीफाई किया, फिर वैलिडेट किया। ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, और उसके बाद होता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि इसमें दो सिंगल मॉडल मिक्स होते हैं। ये बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट आता है किसी कंपनी के पास, या कोई लेट्स से कोई प्रोजेक्ट 1 महीने के लिए आता है, 2 महीने के लिए आता है, और कभी कभी कोई कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 6 महीने साल भर चलते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं कंपनीज में। तो बेस्ड ऑन की प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या था क्लाइंट का, डेवलपमेंट टीम उस हिसाब से काम करती है। मतलब डेवलपमेंट टीम इंक्लूडिंग टेस्टर्स, डिप्लॉयमेंट मैनेजर्स एंड एवरीबडी। तो जो डेवलपमेंट टीम होती है कंपनी की, वो उस हिसाब से काम करती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि जब ये प्रोजेक्ट ही इतना छोटा है, 1 महीने का है, तो फिर क्या इसमें एक पूरा साइकिल फॉलो करना। फिर वो तुरंत रिक्वायरमेंट लेती है, डेवलप करती है, और उस हिसाब से क्लाइंट को दे देती है। तो डेट इज लाइक अ हाइब्रिड मॉडल। इसमें आप कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट करके क्लाइंट को देती है। ठीक है,
ओके, आई होप ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, जो मैंने अभी अब बताया है। Yes. Yeah. एंड लेट्स स्विच टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल देखते हैं क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि जब आप एज ए सॉफ्टवेयर क्यूए, आप एज ए क्यूए लीड या एज ए क्यूए, आपका काम कहाँ से शुरू होता है। मैंने ऐसा बताया कि जब पहले तो डेवलपमेंट फेज होता है, तो टेस्टर के भी बहुत, टेस्टिंग के लिए भी काफी सारे फेजेस होते हैं मैम। Mm. टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एसटीएलसी का मतलब है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, नाम वही सजेस्ट कर रहा है। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। ठीक है, सबसे पहले एज ए क्यूए आपका पहला काम होता है कि आप रिक्वायरमेंट को समझो कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या क्या रिक्वायरमेंट दिया है, किस चीज पे हमें टेस्ट करना है, और डेवलपमेंट टीम ने क्या डेवलप किया है, उसको पहले समझना पड़ता है। तो ये चीज हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पार्ट होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है टेस्ट प्लान क्रिएशन। तो टेस्ट प्लान क्रिएशन में क्या होता है कि आप एक अपना टेस्ट प्लान बनाते हो। टेस्ट प्लान बनाते हो कि आपको कौन कौन से पार्ट को टेस्ट करना होगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन का। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया कि मुझे इनवॉइस से रिलेटेड कुछ चीजें डेवलपमेंट आई है, तो टेस्टर क्या करेगा, इनवॉइस को टेस्ट करेगा। वो फिर बाकी पार्ट्स को टेस्ट नहीं करेगा। अब वो कार्ट वाले सेक्शन को क्यों टेस्ट करेगा, या फिर वो वेबसाइट को क्यों टेस्ट करेगा। वो सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को टेस्ट करेगा जिसके लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना कि प्रोजेक्ट के कौन से पार्ट को टेस्ट करेगी टीम, किस पार्ट पे हम फोकस करेंगे पार्टिकुलर उस स्टोरीज या बिल्ड के लिए। तो वो सारी चीजें हम टेस्ट प्लान में करते हैं। और उसके बाद हम इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। तो इन्वायरमेंट सेटअप में बेसिकली ये होता है कि टेस्टिंग टीम ये डिसाइड करती है कि इसको टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी, क्या किस इन्वायरमेंट का जरूरत है, मतलब हमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, क्या हमारे पास सारा डेटा है। एक टेस्ट डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्टर के लिए। Mm. विदाउट टेस्ट डेटा यू कैन नॉट टेस्ट दैट पार्टिकुलर फीचर, राइट। तो वो सारी चीजें सेटअप करना, वो सब हम इन्वायरमेंट सेटअप में करते हैं। और उसके बाद जब हमारे पास वो सारी चीजें हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो ये टेस्ट प्लान क्रिएशन है, इसमें हम टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं। बेसिकली एक चीज और बता देता हूं मैं, कि आप ये तो डिसाइड कर ही रहे हो कि टेस्ट प्लान में कि आप क्या कौन से पार्ट को फोकस कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, प्लस आप ये भी देखते हो कि मुझे टेस्ट केसेस बनाने पड़ेंगे, कितने सारे सिनेरियोज बनेंगे पार्टिकुलर चीज को टेस्ट करने के लिए। अगर मुझे इनवॉइस टेस्ट करना है, तो मैं इनवॉइस में क्या क्या चीजें टेस्ट करूंगा। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिफाइन करते हैं। फिर इन्वायरमेंट सेटअप पे हम वो टेस्ट डेटा रेडी करते हैं, और किस यूआरएल पे हमें टेस्ट करना है, किस इन्वायरमेंट पे टेस्ट करना है, वो सारी चीजें हम रेडी रखते हैं। और फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होता है। और जब एक टेस्टर टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद लॉगिंग में वो रजिस्टर करता है। तो जनरली कंपनीज का अपना अपना डिफेक्ट के लिए टूल रखती है। जैसे कुछ कंपनीज जीरा रखती है। कुछ कंपनीज, आपने जीरा का नाम सुना होगा। कुछ बग डिफॉल्ट Yes. टूल्स जैसे डेटमाइन होता है। कुछ कंपनीज क्या करती है, एक्सेल शीट मेंटेन करती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये डिपेंड करता है कि कंपनीज क्यूए को क्या टूल प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो अपने बग्स को रेज कर सके, टिकट रेज कर सके कि इस फीचर में क्या डिफेक्ट रह गया है या क्या चीज डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि जब फाइनली जब क्यूए एक बग को कंप्लीट कर देता है, टेस्ट कर देता है, उसके बाद उसको टेस्ट क्लोजर देना पड़ता है कि यस, व्हाट वी हैव टेस्टेड इज नाउ फाइन एंड वी कैन मूव अहेड फॉर द प्रोडक्शन। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में। और यहाँ पे कुछ डिटेल में बताया गया है कि एंट्री क्राइटेरिया होता है एक। एंट्री क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि जो आप किस डेटा को लेकर आप उसमें टेस्ट करने वाले हो। ठीक है, और जो भी आपका फंक्शनल टेस्टिंग अगर आप करने जा रहे हो, तो कौन कौन सा डेटा आपके पास हो, क्या क्या डेटा लेकर आप टेस्ट करोगे। कहीं कहीं चीजों पे आप पॉजिटिव टेस्टिंग करोगे, कहीं पे आप निगेटिव टेस्टिंग करोगे, कहीं पर आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है। तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग यू हैव बीन आस्क्ड, आपको उस तरीके फंक्शंस को करना पड़ता है। ठीक है, अब टेस्ट प्लान क्रिएशन कैसे होता है। तो टेस्ट प्लान क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप एक टेस्ट प्लान बनाते हो, कि आपको लिखना पड़ता है कि दिस इज द एंट्री क्राइटेरिया, ये टेस्ट केसेस होंगे, हमारे टेस्ट डेटा ये होगा। टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर हम
अपने टेस्ट केस को डिफाइन करते हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होंगे वो डिफाइन करते हैं। प्लस हम ये भी चीज बताते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल डेटा क्या होता है, और जैसे कि एक्सपेक्टेड डेटा और एक्चुअल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है क्यूए के लिए। उसको हमेशा ये देखना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड क्या था और एक्चुअली में क्या आया है। उसके बेसिस पे उनको हर एक टेस्ट केस को क्यूए पास या फेल मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम टेस्ट प्लान में करते हैं। और उसके बाद जो इन्वायरमेंट सेटअप मैंने जैसा बताया था कि इन्वायरमेंट सेटअप में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट प्लान किस इन्वायरमेंट पे हमें डेवलप किया है, उस पार्टिकुलर सैंड बॉक्स पे या उस पार्टिकुलर ऑर्ग पे कौन कौन से टेस्ट डेटा के साथ हमें टेस्ट करना है, वो सारी चीज हम इन्वायरमेंट सेटअप पे कर रहे हैं। और लास्टली टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, जो भी आपको टेस्ट केस आपने बनाया है, अब आप उस इन्वायरमेंट पे, उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट पे आप जाकर उसको एग्जीक्यूट करोगे, और बेस्ड ऑन दैट फिर आप अपना डिफेक्ट लॉग करोगे, जिस भी डिफेक्ट के लिए आपको कहा गया है। जो भी टूल रहेगा आपके पास, आप उस हिसाब से उसको बता सकते हो। ठीक है, और लास्टली आप क्या करते हो, अपने उस पार्टिकुलर स्टोरीज का एक क्लोजर देते हो। ओके, मतलब you can use, like there is tool like called Redmine. There is a like software in Salesforce. They have like already a OneNote Excel sheets are there which companies use. So there are a lot of tools are there. कंपनीज बहुत सारे टूल्स को यूज करती है, पर जीरा बहुत फेमस है अभी। क्यूएस जनरली जीरा को करते हैं क्योंकि उसमें Okay. बग रेज करना आसान रहता है। तो ऐसे काम करता है वो। ठीक है, Okay. होता है बताना कि Okay. जो भी रिक्वायरमेंट आई है उसको हम किस तरीके से हम करने वाले हैं, whether we are Okay. going to do a manual testing for it, और Mhm. whether we are going to do automation testing, या फिर कुछ एपीआई से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे कि Mhm. वो सारी चीजें एक विद इन टाइम फ्रेम के अंदर टेस्ट हो जाए। तो वो सब क्यूए लीड का काम होता है, और बेस्ड ऑन दैट वो अपनी टीम में उसको डिवाइड करते हैं, और फिर वो पार्टिकुलर क्यूए को उसको एक्सिक्यूट करना पड़ता है। उसमें भी आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हो, और उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं सेल्स फोर्स के, उससे भी आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो। प्लस आप जावा से भी कर सकते हो, साइप्रस के थ्रू भी कर सकते हो। काफी सारे कोड बेस्ड भी ऑटोमेशन है, जिससे आप उसको आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन टेस्टिंग के थ्रू भी आप टेस्ट करके बता सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी स्मॉल थिंग इन दिस डायग्राम। ये मैं आपको एक छोटा सी चीज बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किस तरीके से होती है जनरली ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा मैंने बताया था, ये एक मैनुअल टेस्टिंग होता है और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। Right. मैनुअल में एक व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स में आपको डेटा पता होता है, ब्लैक बॉक्स में आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, आप बस टेस्ट कर देते हो। ठीक है, फिर Mhm. आप जनरली एक फंक्शनल टेस्टिंग वाला पार्ट होता है। फंक्शनल टेस्टिंग जिसका मतलब ये हुआ कि जो फीचर डेवलप हुआ है, उस फीचर को वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें आप फंक्शनल टेस्टिंग में देखते हो। नॉन फंक्शनल में आप उसकी फंक्शनैलिटी नहीं देखते हो, आपको बाकी सारी चीजें देखना है कि उसका यूआई कैसा दिख रहा है, वो सारी Mhm. चीजें आप नॉन फंक्शनल में देखते हो। Mhm. और यूनिट टेस्टिंग होता है जो डेवलपर्स करते हैं। जनरली कोई चीज अगर डेवलप किया डेवलपर्स ने, तो उनको भी टेस्ट करना पड़ता है कि मेरा ये फंक्शनैलिटी जो मुझे बनाने को कहा गया था वो मैंने कर लिया है। तो डेवलपर्स जो टेस्टिंग करते हैं वो यूनिट टेस्टिंग होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है जब आप ऑटोमेशन करते हो, या कुछ सर्टेन थर्ड पार्टी टूल से अगर आपको ऑटोमेट करना पड़ता है या फीचर को इंटीग्रेट करना पड़ता है, वहां पर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो। ये ऑटोमेशन टेस्टिंग का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिस्टम टेस्टिंग एक नॉर्मल सिस्टम टेस्टिंग होती है, पूरे प्रोजेक्ट की एंड टू एंड टेस्टिंग करके आप देते हो। और फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए फिर जैसे काफी सारे टूल्स हैं, जे मीटर है, वो सारी चीजें आप यूज करते हो। और ये कुछ और टेस्टिंग्स हैं, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर पे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे देखते हो। और ये इंक्रीमेंटल नॉन इंक्रीमेंटल, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट है। अब ये जैसे कुछ कंपनीज क्या करती है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करवाती है, कुछ बॉटम अप अप्रोच फॉलो कराती है, तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक पार्ट है। ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। और Okay. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में मैंने जैसे बताया था कि जे मीटर एक काफी कॉमन टूल है जो अभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसमें कंपनीज क्यूए से एक्सपेक्ट करती है कि वो काफी सारे एक एक पेज पर जाके वो हिट करके देखे कि क्या, अगर 99 यूजर्स एक साथ लॉग इन कर रहे हैं या 10,000 यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं, तो क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। तो इसमें आप स्ट्रेस टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग Mhm. इसके अंदर
परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर करते हैं। तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काफी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें काफी सारे टेस्टर्स हैं अलग अलग रोल्स पे, अलग अलग टूल्स के साथ अलग अलग फीचर्स को टेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक एक पिक्टोरियल ग्राफ है जो आपको एक एक थोड़ा बहुत आइडिया देगा कि व्हाट आर द टेस्टिंग्स इन मार्केट, और ज- किस तरह की टेस्टिंग कंपनीज एक्सपेक्ट करती है। तो जनरली सेल्स फोर्स में एक तो फंक्शनल टेस्टिंग वाला पार्ट होता है जो कंपनीज एक्सपेक्ट करती है, और दूसरा जो होता है एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है वो एक्सपेक्ट करती है, और तीसरा जो होता है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में वो चाहती है कि जो भी काम आप मैनुअली कर रहे हो वो सारी चीजें आप कोड के थ्रू या टूल के थ्रू सब कुछ अपने आप क्रिएट हो, और लास्टली रिपोर्ट जनरेट होकर आपको पता चल जाए कि कौन सा फीचर फेल हो रहा है। तो ये एक आइडिया देगा आपको कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितनी सारी चीजों में डिवाइडेड है। सो दे आर लाइक लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। आप जावा पे भी कर सकते हो, आप साइप्रस पे कर सकते हो, ठीक है। पाइथन के थ्रू भी ओके। टेस्टिंग होती है। देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काफी सारे लैंग्वेजेस हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी काफी सारे लैंग्वेजेस हैं। तो कौन सा ओके। लैंग्वेज आपके प्लेटफॉर्म से, आपके प्रोजेक्ट से कॉम्पिटेबल है, किसको टेस्ट किसके साथ आसान होगा करना, उसके बेसिस पे आप कॉल लेते हो कि आप कौन से लैंग्वेज के साथ जाओगे, प्लस कौन सा टूल आपके उस पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आप वहां पे डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट। ओके, ओके। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल था, और उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होता है बग लाइफ साइकिल। अब आपने टेस्ट किया कोई फीचर, और आपको एक बग, आपने एक बग बनाया। बग बनाने का मतलब क्या होता है कि आपने एक प्रॉब्लम बताई कि इस फीचर में ये चीज काम नहीं कर रही है ठीक से। तो आपको एक प्रोसेस दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ता है, ताकि कंपनीज उसको ट्रैक कर पाए कि आपने क्या डिफेक्ट बताया था। और उस डिफेक्ट को लॉक करने के लिए हम जीरा जैसे टूल्स को यूज करते हैं। उस टूल में हम जाकर बताते हैं कि दिस इज द बग। अब उसके बारे में बताता हूँ कि जब आप एक बग में एक डिस्क्रिप्शन होता है कि लेट्स से बाय नाउ बटन इज नॉट वर्किंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल हम्म। कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, और जो बाय नाउ का बटन होता है वो काम नहीं कर रहा है, इट इज नॉट क्लिकेबल। तो आपने अगर इस तरीके का कोई एक बग रेज करना है आपको, तो आप जीरा में जाते हो, तो आप उसमें बग बताते हो कि बाय नाउ बटन इज नॉट वर्किंग ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये प्रोजेक्ट का है, ये डिस्क्रिप्शन है, इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट किया गया, ये ब्राउजर यूज किया गया, ठीक है। वो सारा डिटेल आपको प्रीरिक्विजिट डालना पड़ता है, प्लस आप उसके अंदर स्क्रीनशॉट डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो। तो जब आप एक बग रेज करते हो तो उसका भी एक साइकिल है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया कि अलग अलग फेजेस होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, उसी तरीके से बग के भी अलग अलग फेजेस होते हैं जो आपने बग रेज किया है। मैं अब वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बग होता क्या है। बग और डिफेक्ट एक ही चीज होती है। तो बेसिकली इट इज एन एरर और बग दैट इज यू फाउंड some defects or some abnormal behaviors in the functionality of the features that has been developed by the development team, and you are feeling that this is not up to the mark, or this the quality of the product is not up to the mark what has been expected by the client. So at that point of time you are supposed to raise this bug. तो बग का मतलब तो समझ आ गया होगा आपको कि बग एक हम्म। ऐसा बिहेवियर है। टेक्निकली बात करें हम, तो टेक्निकली ये कहते हैं हम कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए था इज नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल रिजल्ट। एक्सपेक्टेड था कि बग कि बाय नाउ बटन पे क्लिक करने पे वो आपको ट्रांजेक्शन वाले पार्ट पे ले जाए, और एक्चुअल क्या हो रहा है कि बग जो बाय नाउ बटन है वो आगे मूव नहीं कर रहा है। सो टेक्निकली वी आर सेइंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नॉट मैचिंग विद द एक्चुअल रिजल्ट। दिस इज व्हाट अ बग और दिस इज व्हाट अ डिफेक्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब डिफेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि डिफेक्ट के स्टेटसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे वही बताया गया है कि इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस डिफेक्ट लाइफ साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ a defect or a bug which goes through covering a specific set of states
इन द इंटायर लाइफ। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आप बग रेज करते हो तो उसका पहला स्टेटस होता है न्यू। अगर आपने हम्म। बग रेज किया है तो उसका स्टेटस आप न्यू पे रखोगे। न्यू होने के बाद अब जो स्क्रम मास्टर है या डेवलपमेंट हेड है या प्रोडक्ट मैनेजर है, वो डिसाइड करता है कि इस बग को किसको असाइन करना है। अब लेट से वो जिस भी डेवलपर को असाइन करना चाहते हैं, वो फिर उसको असाइन करते हैं उस पार्टिकुलर डेवलपर। अब वो डेवलपर को असाइन हुआ। अब डेवलपर डेवलपर क्या करता है उस बग को, अब वो डेवलपर के पास असाइन हुआ है तो वो असाइन लिख रहा है आपको, असाइन टू लेट्स से एक्स वाई जेड डेवलपर। अब उसके बाद वो बग ओपन स्टेटस में जाता है। ओपन स्टेटस का मतलब कि नाउ डेवलपर हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बग। वो अपना काम इस पे स्टार्ट कर दिए। और ओपन होने के बाद जब वो डेवलपमेंट में रहता है, ओपन होने के बाद जब वो फिक्स हो जाता है, तो वो यहाँ पर उसके स्टेटस को मूव करते हैं फिक्स्ड में। फिक्स्ड में होने के बाद वो फिर क्यूए के पास आता है कि ये फिक्स्ड हो गया है। तो अब फिक्स के बाद वो नेक्स्ट जो मूव होता है वो पेंडिंग रीटेस्ट में होता है। इसमें क्यूए को जो बग उन्होंने रेज किया था उनको रीटेस्ट करना पड़ता है। और फाइनली जब वो रीटेस्ट करने के बाद अब दो चीजें हो सकती है। या तो जो क्यूए ने रीटेस्ट किया वो पास होगा या फेल होगा। अगर हम्म। वो पास हुआ, आपने दोबारा टेस्ट किया, वो पास हुआ, तो आपने आपको उस बग को मूव करना है वेरीफाइड स्टेटस में। और फाइनली वो वेरीफाइड से क्लोज्ड स्टेटस में चला जाएगा। वो आपके बोर्ड से हट जाएगा, आपके लिस्ट व्यू से हट जाएगा कि ये बग था। लेकिन इन केस आपने दोबारा टेस्ट किया और आपको लगा कि फिर से ये कुछ फीचर्स मिसिंग है, जो एक्सपेक्टेड था वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो आप उस बग को रीटेस्ट से सीधा मूव करोगे रीओपन। तो हम्म। रीओपन में मूव होने के बाद डेवलपर जो है फिर से उस पे काम करेंगे। और अगर डेवलपर को लगा कि हाँ इसे फिक्स करना है तो ये फिक्स होगा। लेकिन सपोज कीजिए एक और सिनेरियो होता है। आपने एक बग रेज किया और डेवलपर को असाइन हो चुका है। डेवलपर ने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद डेवलपर को लगा कि नहीं ये बग नहीं है, ये फीचर है। क्यूए की अंडरस्टैंडिंग, क्यूए ने सही से इसको नहीं समझा है, या फिर कुछ ऐसा है जो बग नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेवलपर सीधा बग को ओपन स्टेटस से रिजेक्टेड या डिफर्ड में डाल सकता है। तो ये भी एक स्टेटस होता है। जब इस सिनेरियो में डायरेक्टली डेवलपर ने तो इस पे काम नहीं किया, उसने सीधा देखा कि नहीं ये तो ठीक है, तो वो सीधा डुप्लीकेट रिजेक्टेड डिफर्ड नॉट ए बग इस स्टेटस में मूव कर देते हैं। So ओके। this is about a bug defect life cycle. This is how you are supposed to raise a bug, and you are going to like move the status of the bug in this different stages. Okay. Now let's talk about this stages. So जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक बग में यहाँ पर यही वही बताया जा रहा है कि जब आप न्यू पे मूव करते हो तो न्यू में ये फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। असाइन होने वाले पार्ट में मैंने बताया डेवलपमेंट टीम को असाइन हो रहा है। और ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको भी बताया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर एक बग को डिफेक्ट लाइफ साइकिल के अंडर मूव करते हैं। तो जैसे कभी कभी बग रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने कोई बग दिया तो वो हम्म। रिजेक्ट कर देता है, डेवलपमेंट टीम या प्रोडक्ट मैनेजर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये ठीक है, इट्स नॉट ए बग। और या फिर क्लाइंट को इससे कोई इशू नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस बग को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। दूसरा होता है डिफर्ड का स्टेटस। डिफर्ड स्टेटस का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब अगर डेवलपमेंट टीम ने कोई चीज डेवलप किया है पर वो काफी ज्यादा बैड इम्पैक्ट करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। जैसे मान लीजिए अगर उसको फिक्स किया गया तो हो सकता है कि बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट आ जाए, तो उस कंडीशन में भी बग को डिफर्ड किया जाता है, क्योंकि हम इसको उतना टाइम नहीं होता है डेवलपमेंट टीम के पास, तो उसको डिफर्ड कर देते हैं उस कंडीशन में। तीसरा होता है डुप्लीकेट समटाइम्स। ये मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई बग रेज था, उस तरीके का फीचर ऑलरेडी एक बार पहले बताया जा चुका है और फिर से क्यूए ने सेम काइंड ऑफ बग बताया है, तो उस कंडीशन में डुप्लीकेट करके उसको भी इस तरीके से मूव कर देते हैं। चौथा होता है नॉट ए डिफेक्ट। नॉट ए डिफेक्ट का मतलब बग है नहीं और वो एक फीचर जैसा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको डेवलपमेंट टीम और क्यूए के बीच में ये एक प्रॉब्लम दिखता है कि जनरली डेवलपर्स बोलते हैं मेरे तो रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ। वो बोलते हैं कि मुझे ये बग नहीं मिल रहा, मुझे ये बग नहीं लग रहा।
वो सीधा मूव करते हैं नॉन रिप्रोड्यूसिबल में। तो एज ए क्यूए आपको फिर से उसको रिप्रोड्यूस करके दिखाना पड़ता है कि दिस बग इज रिप्रोड्यूसिंग, ये हर बार रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर वो उसको फिर जाकर वो डेवलप करते हैं और इस तरीके से ये काम करता है। एक कांट बी फिक्स वाला भी पार्ट होता है। कुछ कुछ ऐसे भी बग्स होते हैं जिनको फिक्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई मान लीजिए सिस्टम की तरफ से इशू है, कोई अगर जिस प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रहा है, अब सेल्स फोर्स पे ही कोई इशू आ गया है, सेल्स फोर्स के सेल्स फोर्स ने ही कुछ ऐसा फीचर दिया है जो कि अभी उसका लेटेस्ट रिलीज आ गया, कुछ इस तरीके का कुछ आ गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेवलपर उसको डेवलप नहीं कर सकता है। तो वो कांट बी फिक्स्ड वाले स्टेज पे मूव करता है। और समटाइम्स इट ऑल्सो गोज लाइक नीड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप नॉन रिप्रोड्यूसिबल स्टेट के बारे में बताते हो, फिर आप सारे वही सारे स्टेजेस जो मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल के, वो सारे मूव करते हैं। तो ये था एक डेवलप बग लाइफ साइकिल। और इसमें भी जो मैंने एक आपको सिनेरियोज बताया था कि क्या हो सकता है जब एक बग डेवलप होता है, तो न्यू स्टेटस में मूव किया, प्रोजेक्ट मैनेजर उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करते हैं वेदर दिस इज अ वैलिड डिफेक्ट और इट इज नॉट अ वैलिड डिफेक्ट। अगर वैलिड डिफेक्ट है तो क्या ये हमारे स्कोप में है क्या, मतलब अभी इसको हम डेवलप कर सकते हैं क्या। कुछ बग्स ऐसे भी होते हैं जो पता रहता है कि ये बग है, पर कंपनीज के प्रोडक्ट मैनेजर के पास टाइम कम होता है उसको फिक्स करने का, तो वो उसको नेक्स्ट स्कोप में या नेक्स्ट बिल्ड में मूव कर देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, सारे सिनेरियोज यहाँ पे एक इस ग्राफ से आप देख सकते हो। फिर ये डेवलपर उस सारे कोड को फिक्स करते हैं और यस और नो कंडीशन होती है, यस में क्लोज होता है, नो में वापस से ये पूरा साइकिल रिपीट होता है। ठीक है। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चंस इफ यू आर ओके। लुकिंग फॉर ए क्यूए रोल। सेल्स फोर्स के हम्म, बारे में तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, लेकिन ये तो क्यूए का बेसिक्स है। इरेस्पेक्टिव कि आप सेल्स हम्म, फोर्स पे काम करो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको कि बेनिफिट्स ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो ये जो हम बग लाइफ साइकिल है उसको डिफेक्ट भी बोल रहे हैं, डिफेक्ट लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, इसका क्या फायदा है। कभी कभी कंपनीज या रिक्रूटर आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो आप बता सकते हो कि अगर इस तरीके से अगर हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर एक एक स्टेज में बग को मूव कर रहे हैं, तो इट डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू इन डिलीवरिंग ए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो जो टेस्टर होता है उसको क्यूए बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी को ही लेकर उनको हायर किया जाता है, क्योंकि आपको इसीलिए क्यूएस को जनरली कंपनीज इसलिए हायर करती है क्योंकि उनका काम होता है कि उस प्रोडक्ट को काफी अच्छे क्वालिटी में दें, और जो भी इश्यूज हों, जो भी बग्स हों, उनको सबसे पहले वो रेज करें और उनको डेवलपमेंट करा के फिर उसको मूव किया जाए। उसके अलावा इट्स ऑल्सो लाइक हेल्प यू लाइक इंप्रूविंग द आरओआई, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब मुझे पता है कि ये बग है, तो हम ऑलरेडी उस चीज को वापस ट्रैक कर सकते हैं इजिली, वापस उस पर आपका डेवलपमेंट कम, कॉस्ट कम लगेगा। प्लस कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें तो इसके साथ साथ आती है। और अगर आप जितना जल्दी बग को रेज करते हो, उतनी जल्दी आप उसको डेवलप करके फिक्स करने की कोशिश करते हो। तो दीज आर लाइक वेरी मच एडवांटेजेस ऑफ लाइक बग लाइफ साइकिल। और बात करते हैं अब कुछ लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस यही है कि हर वेरिएशन होता है बग लाइफ साइकिल में। आप जनरली हर बग को अलग अलग तरीके से रेज करते हो, फिर उसमें कुछ अलग बग आ गया, कभी इंटरमिटेंट इश्यूज आता है, ऐसा इश्यूज जो एक बार रिप्रोड्यूस होता है फिर बार बार नहीं हो पाता है। तो इस तरह के लिमिटेशंस भी होते हैं। और टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं होता है, इन द सेंस कि आप जिस इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर रहे हो, अब उसमें कभी कभी प्रॉपर डेटा नहीं रहता है, या फिर टेस्टिंग डेट सही से परफॉर्म नहीं हो पाती है ड्यू टू लैक ऑफ सम डेटा और लैक ऑफ सम फीचर्स। तो ये सारी चीजें भी बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल पे इम्पैक्ट करती है।